हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू 1514। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे हमारा वेब टेक्नोलॉजीज़ का यूनिट 4 एंड हियर इज़ द सिलेबस यू कैन सी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो पहला टॉपिक है वो है पीएचपी एंड माई एसक्यूएल। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया पीएचपी क्या होती है ना, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। हम समझ भी गए कि सर्वर साइड क्या होता है लास्ट लेक्चर में। अगर नहीं देखा तो यू कैन वॉच, ठीक है। सो यूज टू बिल्ड डायनेमिक वेब पेजेस, राइट। अब माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू स्टोर मैनेज एंड रिट्रीव डेटा। माई एसक्यूएल क्या है? हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, यानी कि टेबल्स वाला, ठीक है, जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्टोर कर पाए, मैनेज कर पाए और रिट्रीव कर पाए हमारे डेटा को। सो PHP एंड माई एसक्यूएल आर्किटेक्चर हम समझते हैं इसको। तो ये हमारा PHP और माई एसक्यूएल का आर्किटेक्चर, ये हो गया हमारा क्लाइंट, ठीक है। अब इसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। एज यूजुअल ये रिक्वेस्ट भेजेगा हमारा यूज़र, इसे रिक्वेस्ट भेजी, यानी कि कुछ URL में लिंक वगैरह डाला। देन वो आया हमारे वेब ब्राउज़र के पास। वेब ब्राउज़र है यार हमारा, यहाँ पे अपाची है। अब सर्वर ने क्या किया, रिक्वेस्ट चेक की, ठीक है, कि किस टाइप की रिक्वेस्ट है। उसे पता चला PHP है, तो उसने कहा चलो मैं PHP उसको भेज देता हूँ। उसने PHP को भेज दिया। PHP हमारा जो इंजन है। देन वो पाइथन की स्क्रिप्ट, ओ सॉरी पाइथन बोलूँ, PHP की स्क्रिप्ट प्रोसेस हो गई। इसके एग्जीक्यूट होने के बाद ये गई माई एसक्यूएल डेटाबेस के पास। ये एग्जीक्यूट हुई तो इससे कुछ डेटा वगैरह चाहिए होगा, है ना। तभी इसने माई एसक्यूएल डेटाबेस से इंटरेक्ट किया और उससे डेटा फेच कर लिया। एंड वो डेटा हमारा फिर इसके पास आ गया, ये यहाँ गई। अभी ये ऑर्डर ऐसे चल रहा था, फिर ये वापस आ गया इसके पास। देन क्या हुआ, PHP को जो भी डेटा रिक्वायर्ड था वो मिल गया। अब PHP डेटा को क्या करेगा, HTML में कन्वर्ट करेगा। वही जो सेम फ्लो था, ठीक है। वापस इसके पास आया। देन अब क्या हुआ हमारा, ये इसने इसको रिस्पॉन्स की फॉर्म में वो शो कर दिया, डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन पे, राइट। सो क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू वेब ब्राउज़र. Web browser passes the request to PHP scripting for processing, and then PHP script interacts with MySQL database, insert, update, delete, retrieve. Result is sent back to the browser as HTML response, right? तो ये हमारा डन है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फटाफट। कनेक्टिंग PHP टू MySQL। अब इसे कनेक्ट कैसे करना है? सो यहाँ से हमारा PHP कोड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर ये हमारा होस्ट वेरिएबल हो गया। यूज़र होस्ट में क्या है, हमारा लोकल होस्ट हो गया, ठीक है। लोकल होस्ट मतलब सेम कंप्यूटर वही। देन आ गया हमारा यूज़र, उसमें हमने रूट दे रखा है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। और फिर पास, पास हमारा बेसिकली क्या है, पासवर्ड। यहाँ पे ये ब्लैंक है। एंड देन हमारा ये DB है ना, एक सेकेंड, हाँ DB। डेटाबेस में हमारा क्या है, कॉलेज। ये हमारे डेटाबेस का नाम है बेसिकली। सो अब ये क्या है हमारा, अब ये जो फंक्शन कॉल है ना, ये वाली, यही हमारा कनेक्शन बना दे, ठीक है। माई एसक्यूएल फिर अंडरस्कोर कनेक्ट, उसमें हमने होस्ट पास किया, यूज़र पास किया, पासवर्ड पास किया और डेटाबेस पास किया, ठीक है। एंड इसको हमने किसमें, कनेक्शन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। सो हमने डाला इफ़ नॉट, मतलब वही कि चेक करे कनेक्शन फेल तो नहीं हुआ। तो क्या करना, डाई, अगर फेल हो गया है तो कनेक्शन फेल्ड और ये रिटर्न कर देना एरर, नहीं तो प्रिंट कर दो कनेक्टेड सक्सेसफुली, सिंपल। ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। ये था हमारा प्रोसीजरल स्टाइल। अब इसी का ऑल्टरनेटिव हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल। देखो वही PHP के टैग्स, अब हमारे क्या है, वही चार चीज़ें, ठीक है। एक और वही वेरिएबल, एंड इससे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया इसका। देन वही सेम चेक के एरर आ रही है तो वो कर दिया सक्सेसफुल। बस यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू कीवर्ड यूज़ करके एक्सप्लिसिटली यूज़ किया ये कीवर्ड। अगर पेपर में आता है ये लिखना तो आप प्रेफर करना प्रोसीजरल लिखना, ठीक है। अब देन आ जाता है हमारा, देखो इंपॉर्टेंट नोट्स। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम इज़ जैम्प इज़ रूट एंड पासवर्ड इज़ ब्लैंक। वही बता रखा है कि जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है वो जैम्प में वो रूट होता है और ये ब्लैंक होता है। ऑलवेज चेक कनेक्शन बिफोर एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज और क्लोज कनेक्शन विद माई एसक्यूएल क्लोज, ठीक है। अगर किसी को बिल्कुल आइडिया नहीं कि जैम्प क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। देखो जैम्प की ना ऐसे फुल फॉर्म होती है हमारी। एक्स मतलब होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, ए मीन्स अपाचे, ठीक है ना, ये वेब सर्वर हमारा। एम से होता है एक सेकेंड, हाँ एम से होता है हमारा माई एसक्यूएल, ठीक है। पी से होता है PHP और पी से होता है PIRL, पर्ल, ठीक है, PERL। तो ये दोनों तो हमारी लैंग्वेजेस हो गई, है ना। माई एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, ये वेब सर्वर हो गया। और ये मतलब लाइक कोई भी प्लेटफॉर्म में काम कर जाएगा, इसका मतलब है क्रॉस प्लेटफॉर्म। सो ये कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर में मतलब एक मिनी वेब सर्वर टाइप बना देता है। सो दैट हम बिना इंटरनेट के भी अपने वो सिस्टम पे वेबसाइट बना के उसे टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा उसमें अगर नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, ये बस जो है इसका ध्यान रखना।
अब आगे चलते हैं। सो आ गया माई एसक्यूएल बेसिक्स। अब हम इसके बेसिक्स देख लेते हैं फटाफट से। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। ठीक है, टेबल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, मतलब रोज एंड फील्ड्स, कॉलम्स। ठीक है, रो क्या होता है? हमारे रिकॉर्ड, यानी कि सिंगल एंट्री इन टेबल, एक जो सिंगल एंट्री हमारे टेबल में, जैसे ये एक रो हो गई हमारी। ठीक है, इन कॉलम क्या होते हैं? हमारे स्पेसिफिक एट्रीब्यूट इन टेबल, जैसे पर्पस एक एट्रीब्यूट है एंड कमांड एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो अब हम देखते हैं कॉमन एसक्यूएल कमांड्स। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, एंड डेटाबेस का नाम ये क्या करती है? क्रिएट कर देती है। एंड ये जैसे कि मैंने बना लिया स्टूडेंट्स नाम का डेटाबेस बनाया। ठीक है ना, तो मैं क्या कमांड दूंगी? क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे स्टूडेंट दे दूंगी, तो नया डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। यूज़, अब मुझे उसी को यूज़ करना है तो यूज़ डेटाबेस। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? वो डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा। देन क्रिएट टेबल, हम टेबल बना सकते हैं। इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, ठीक है, इसमें हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मीन्स रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल। ये जो बेसिकली हमारा पूरा डेटा फेच कर लेगा। अब जैसे कि हमें इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? इंसर्ट इनटू तो किया, देन हमने इंसर्ट, मतलब इनटू से यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टूडेंट लिख देंगे। ठीक है, जिस भी टेबल में हमें करना है, एंड देन उसमें हम लोग वो वैल्यू दे देंगे, जैसे नेम और कोर्स डाल दिया मैंने। और फिर हम लोग उसमें वैल्यूज़ की में जो ये हमें पार्स करना है ना, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने डाल दिया जिया और बीटेक। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम लोग वो कर सकते हैं। तो बाकी एग्जाम्पल में भी हम देख ही रहे होंगे। स्टिल एक सेकेंड। हाँ, तो ये चीज़ हमारी हो गई ना। बस अभी ऊपर से ओवरव्यू देखते चलो। एंड अपडेट टेबल सेट कॉलम वेयर करने, मतलब ये कंडीशन है, मतलब ये डेटा अपडेट करेगा लेकिन जब ये कंडीशन ट्रू होगी। डिलीट फ्रॉम डेटा वेयर कंडीशन, कुछ कंडीशन लगा के हम लोग डेटा डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल, मतलब पूरी टेबल डिलीट कर देना। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा ये फोर्थ, परफॉर्मिंग क्रड। तो क्रड देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट इंसर्ट डेटा। ठीक है, तो PHP का हमारा कोड है ये, उसके टैग्स हो गए। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बना लिया एसक्यूएल। क्रड मीन्स यही होता है, CRUD। ठीक है, उसी की फुल फॉर्म है। सो जो एसक्यूएल है, हम क्या कर रहे हैं? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम ईमेल वैल्यूज़ राधा डॉट ये। तो हम इससे हम लोग वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना इंसर्ट इनटू का, वही जिया बी टेक, तो सेम वे। सो इफ़ माई एसक्यूएल क्वेरी, एंड ये कौन क्या है हमारा? ये यही कनेक्शन जो हमने यहाँ पे बनाया था ना, ये जो फंक्शन बुलाया था माई एसक्यूएल ही कनेक्ट, हमने फिर इसकी क्वेरी रन की। ठीक है, तो अब क्या होगा? अगर ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया तो ये आ जाएगा, नहीं तो एरर दे देगा। अब रीड के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमें रीड करना है ना, तो हमने क्या किया? एसक्यूएल वही वेरिएबल बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या किया? पूरा डेटा फेच कर लिया और रिजल्ट बना लिया एक, और उसमें क्या किया? माई एसक्यूएल क्वेरी, और उसमें कनेक्शन और एसक्यूएल दोनों पास कर दिए। अब इफ़ माई एसक्यूएल रोज रिजल्ट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब ये हमारा क्या है? जो ये फंक्शन है ये बता रहा है कि नंबर ऑफ़ रोज़, अगर नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी ज़ीरो से ज़्यादा है तब क्या करो? एक एक रो करके फेच कर लो। ठीक है, मतलब ये क्या है? फेच ये, और फिर इसकी एक रो करके हम लोग फेच करते जाएंगे। रो आईडी, रो नेम, रो ईमेल, ऐसे करके, नहीं तो नो रिकॉर्ड्स फाउंड। नेक्स्ट इज अपडेट या मॉडिफाई डेटा, तो PHP। ठीक है, और फिर वही एसक्यूएल। अब यहाँ पे देखो, ये बस ये हमारी ये जो ये इसके अंदर वैल्यू जो स्टोर रही है वो बदलती जा रही है। यहाँ पे हम क्या करें? अपडेट स्टूडेंट, जैसे बता दें कि कंडीशन जहाँ पे आईडी हमारी क्या हो? 1 हो, तो वहाँ पर ही अपडेट कर देना। ईमेल जो है राधा ABC डाल देना। ठीक है, तो इफ़ माई एसक्यूएल क्वेरी, फिर वही दोनों पास किए, फिर एको रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली अपडेटेड, और नहीं तो एरर दे देगा। डिलीट के लिए हमें क्या करना है? वही डिलीट फ्रॉम वेयर कंडीशन। ठीक है, फिर माई एसक्यूएल क्वेरी कौन और एसक्यूएल एको रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, नहीं तो एरर। सेम ही है, बस एक एक लाइन चेंज हो रही है, आप उसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब आ जाता है एग्जाम्पल। स्टूडेंट मैनेजमेंट एक मिनी प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है? सो हमारा एक टेबल दे रखा है हमें। ठीक है, और एक हमें सैम्पल डेटा भी दे रखा है। टेबल हमारा क्या बता रहा है? फील्ड है ID, नेम, ईमेल और ये। ठीक है, और टाइप क्या है इसका? इंट, वैर कैर, और डिस्क्रिप्शन क्या है? ये यूनिक ID है। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल और कोर्स नेम है। और ये हमारा उसका सैम्पल डेटा होगी, राधा, मोहन, नेहा। ठीक है, बीटेक और ये MCA। अब ये क्या हुआ? फ्लो ऑफ एप्लीकेशन कैसे फ्लो होगा? कि यूज़र जो है, जो ब्राउज़र है, वो क्या करेगा? फॉर्म या लिंक के थ्रू जो भी है ऐड करेगा, व्यू करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट, वही करंट ऑपरेशन। ठीक है, फिर उसको PHP वो प्रोसेस करेगी, एंड देन उसमें MySQL में स्टोर करा देगी। देन आता हमारा क्लोजिंग कनेक्शन। हम क्या करते हैं? ये फंक्शन यूज़ करते हैं MySQL ही
अंडरस्कोर क्लोज एंड उसमें बीच में कनेक्शन डाला, ऑलवेज क्लोज कनेक्शन, वही वो बता रखा है। तो देखो एक बार मैं ना थोड़ा सा बता देती हूँ। तो माई एसक्यूएल और इसके बाद कनेक्ट, ठीक है, ये क्या करता है, हमारा कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, ये वाला क्लोज करने में हेल्प करता है। और अगर माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी है, जैसे हमने ऊपर अभी देखा, तो ये क्या होता है, क्वेरी रन करने में हेल्प करता है, कि जो भी क्वेरी है वो रन करने में। और अगर ऐसे करके फेच एसोस से था, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे क्या करता है, पूरा डेटा फेच करता है, फेच डेटा। और जो हमारा ये है नम रोज़, मतलब नंबर ऑफ रोज़, ये क्या करता है, काउंट करता है। मतलब ये बता चुकी हूँ, पर स्टिल समराइज टाइप कर रही हूँ। एंड एरर वाला जो है ये क्या करता है, एरर दे देता है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। बाकी हम और देखते हैं फटाफट। सो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन। सो अब हम देखेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड एसक्यूएल इंजेक्शन। सो प्रिपेयर स्टेटमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं, वाई, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एसक्यूएल इंजेक्शन। एक तो एसक्यूएल इंजेक्शन से वो करती है बेटर परफॉर्मेंस एंड वर्क्स विद डायनेमिक डेटा, एंड डायनेमिक डेटा के साथ वर्क करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली हमारा एक सिक्योरिटी अटैक है, ठीक है। होता क्या है कि जब यूज़र ना जो इनपुट है वो डायरेक्टली क्वेरी में डाल देता है, तो कोई हैकर वगैरह ना उस क्वेरी को मैनिपुलेट कर सकता है। सो इसके थ्रू वो लोग लॉगिन बाईपास कर सकते हैं, है ना, कुछ भी मैनिपुलेट वगैरह करके। तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, एक प्री बिल्ट एसक्यूएल क्वेरी टेम्पलेट। क्या होता है, प्री बिल्ट एसक्यूएल क्वेरी टेम्पलेट, जिसमें हम लोग बाद में उसकी वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली क्वेरी में नहीं ऐड करें हम लोग, बाद में इंसर्ट करेंगे। मतलब पहले क्वेरी बनेगी एक स्ट्रक्चर फिक्स सा टेम्पलेट, देन उसमें हम डेटा बाद में अलग से ऐड कर लेंगे। तो अब इसके कोड को समझते हैं, PHP, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट वेरिएबल बना लिया। ये कनेक्शन तो हमारा वही है जो हमने देखा था, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट करके हमने इसमें जो भी पास किया था, वो नेम, होस्ट और जो भी था। तो ये जो हमने एरो प्रिपेयर डाला है इसके आगे, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारी क्वेरी को प्रिपेयर कर रहा है, यानी कि एक टेम्पलेट बना रहा है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम ईमेल कोर्स एंड वैल्यूज हमने कॉमा कॉमा क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ये क्वेश्चन मार्क हमारे क्या है, यहाँ पे प्लेस होल्डर है। क्या है ये, प्लेस होल्डर, यानी कि वैल्यूज़ इनमें बाद में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। देन आ जाता है हमारा स्टेटमेंट ब्लाइंड पैरामीटर, हम ब्लाइंड नहीं, सॉरी, बाइंड पैरामीटर। तो अब यहाँ पे मतलब क्या है, देखो हमने एसएसएस डाला, एसएसएस का मतलब यहाँ पे है स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है। और उसमें हमने नेम, ईमेल और कोर्स का वेरिएबल वो कर दिया। अब हमने नेम की वैल्यू असाइन कर दी, ईमेल की, कोर्स की। सो इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, मतलब क्वेरी रन हो रही है, तो रिकॉर्ड एडेड, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, वरना एरर। एंड देन हमने उसे क्लोज कर दिया। तो अगर मैं इसे समराइज़ करूँ, प्रिपेयर स्टेटमेंट हमारी क्या प्रिवेंट करती है, एसक्यूएल इंजेक्शन को कैसे वो करती है, वो यूज़ करती है प्लेस होल्डर्स, और बाइंड करती है यूज़र इनपुट को अलग से सेपरेटली यूजिंग ये हमारा जो था बाइंड पैरामीटर, ठीक है। एंड इसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, बेटर परफॉर्मेंस होती है, एंड ये डायनेमिक डेटा के साथ भी हम लोग वर्क कर पाते हैं। सो इंपॉर्टेंट फंक्शंस, हाँ ये मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, ठीक है। और फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस यूजिंग मीनिंगफुल नेम, ये तो मतलब लेकर पढ़ सकते हो, कुछ इसमें ऐसा है नहीं। अब हम आगे देखते हैं। सो PHP and MySQL basic operations. So these operations are usually the first step while working with MySQL in PHP. We will use MySQL extension, ठीक है। अब उसमें हमारा क्या है, पहला सबसे पहले कनेक्शन टू सर्वर। सो बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करें, वी मस्ट कनेक्ट टू MySQL सर्वर। तो हमें उससे पहले तो कनेक्ट होना चाहिए MySQL सर्वर, तब तो हम उस पर काम कर पाएंगे। सो ये PHP, ये हमारा जो सर्वर है, एंड ये हमारा डेटाबेस, ये MySQL का सर्वर, ठीक है। हम कनेक्शन कैसे बनाते हैं, हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है ना, PHP में, एंड हमने उसका एक ये ऑब्जेक्ट बना के, या फिर हमने जैसे ऊपर किया था MySQL कनेक्शन, एंड उसमें पास कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, एग्जाम्पल PHP, ठीक है। ये मतलब वही मैं ना बार बार मार्क कर देती हूँ ताकि ध्यान रहे कि ऐसे ही लिखना हमें। सो होस्ट में हमने लोकल होस्ट दिया, यूज़र में रूट, एंड पास योर MySQL पासवर्ड। अब ये सब ना थोड़ा जैम्प के हिसाब से, जैम्प जो मैंने पैकेज बताया था ना, उसके हिसाब से क्या रहता है, ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही रहता है, और ये क्या रहता है हमारा ब्लैंक ही रहता है। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है, वो जो वेरिएबल था।
ये कनेक्शन बनाने के लिए हमने इसे यूज़ किया, इसमें हमने 3 पैरामीटर पास कर दिए। देन चेक कनेक्शन, अगर चेक मतलब अगर एरर आ रहा है तो हमारा ये क्या कर देगा, एरर वाला मैसेज भेज देगा, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो कनेक्टेड सक्सेसफुली। सो डिफ़ॉल्ट हो ये वही बता रखा है, ठीक है, जैम्प वैम्प। देन सेकेंड हमारा आ जाता है क्रिएटिंग अ डेटाबेस। अब डेटाबेस कैसे बनाना है। सो डेटाबेस इज़ अ कंटेनर फॉर टेबल्स एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। इसका सिंटेक्स हमारा क्या है, कनेक्शन जो हमने वहाँ पे स्टोर किया था, देन क्वेरी, एंड उसमें हमने डाल दिया क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम ये हमने देखी थी ना MySQL की क्वेरी। तो क्रिएट डेटाबेस, जिसमें स्टूडेंट बनाना है तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स डाल दूँगी, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, ठीक है। सो वही कि अगर एरर आ रही है तो फेल्ड, वरना अगर हमारा ये हमने SQL बना लिया, ठीक है, कॉलेज डेटाबेस नाम रख दिया इसका। अगर हमारा ये फेल हो रहा है, सॉरी अगर हमारा ये सक्सेसफुल हो रहा है तो हम डाल देंगे क्रेडिट सक्सेसफुली। अगर एरर आ रही है तो हम उसे हैंडल करके वो कर देंगे, एक मैसेज प्रिंट करा देंगे एंड देन कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। देन आ जाता है हमारा, देखो ऐसा आ जाएगा आउटपुट में। तो अब आगे देखते हैं थर्ड, सेलेक्टिंग अ डेटाबेस। सो आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल सेलेक्ट इट टू परफॉर्म ऑपरेशन। सेलेक्टिंग मतलब यूज़ करना उसको, ठीक है, कि हम उसे यूज़ करना है। तो अब इसका सिंटेक्स हमारा ये है, सेलेक्ट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। अगेन वही हमने कनेक्शन बना लिया, ठीक है। तो अगर कनेक्शन वो फेल हो गया तो एरर दे दो, नहीं तो ये चलाओ इफ़ कॉन डॉट कॉन, फिर आगे हमने डाल दिए सेलेक्ट डेटाबेस, ठीक है, ये वाली क्वेरी। एंड देन हमने दिया डेटाबेस का नाम college.db था। अगर ये ट्रू है तो डाल दो कि हाँ सक्सेसफुली हो गया, वरना एरर आ गई है, एंड उसे क्लोज कर दो। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ कि यहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग डेटाबेस यूज़ किया है ना। तो हमने इसे पहले क्रिएट किया, देन हमने सेलेक्ट किया। तो अब आगे लिस्टिंग डेटाबेस, टू व्यू ऑल द डेटाबेसेस अवेलेबल ऑन MySQL सर्वर। तो हमें पूरी मतलब लिस्टिंग मीन्स कि देखना कि कौन कौन से जो वो अवेलेबल है डेटाबेस हमारे MySQL सर्वर पे। सो इसके लिए हमारा ये है रिजल्ट, ठीक है, कौन क्वेरी, एंड इसमें शो डेटाबेसेस। हमने वही कनेक्शन एस्टैब्लिश किया एरर वाला, फिर SQL इक्वल्स टू माई सॉरी माई कह रही हूँ शो डेटाबेसेस, और इस क्वेरी को हमने इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। देन एको डेटाबेस ऑन द सर्वर, एंड उसमें वो कर देगा प्रिंट। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इफ़ रिजल्ट ये जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 0 से बड़ी हैं। याद है ना ये बताया था कि ये फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है नंबर ऑफ़ रोज़। तो अगर नंबर ऑफ़ रोज़ 0 से बड़ी मतलब टेबल में कुछ ना कुछ फिल है, तो क्या करो एको, ठीक है, फाइल द रिज़ल्ट। अब ये हमारा जो फेच वाला था ये क्या कर रहा था, याद है, हर एक रो का डेटा लेके आ रहा था, और हम इस वेरिएबल में से स्टोर करा लेंगे रिजल्ट। मैं एक बार ना थोड़ा जूम करके समझा देती हूँ दोबारा। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमने SQL की क्वेरीज में स्टोर की, देन उस क्वेरी को रन कर दिया, कनेक्शन वगैरह वाला तो बता ही दिया, ठीक है। फिर एको करो मतलब प्रिंट करो डेटाबेस ऑन द सर्वर, ठीक है, हमने ये प्रिंट कर लिया, यहाँ पे ही प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। देन हमने क्या किया, अगर तो टेबल में मतलब टेबल खाली नहीं है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर काउंट जो है वो 0 से बड़ा है तब क्या करो, एक तो UL लाइक वो प्रिंट करो UL, है ना, पूरी लिस्ट। ये हमने HTML का यूज़ किया। देन आ गया हमारा वाइल, ये रो में हमने स्टोर कर लिया एक एक रो हमने जो भी फेच की, ठीक है। देन LI, ये सब लिस्ट वाइज प्रिंट होता जाएगा हमारा, और UL था अनऑर्डर लिस्ट, तो ऐसे प्रिंट हो रहा है ये, ठीक है। एक एक करके हमारे सारे वो शो होने लग गए, और अगर नहीं है तो एको नो डेटाबेसेस फाउंड। सो हमारा ये डन हो गया। समरी फ्लो PHP स्क्रिप्ट, ठीक है, उससे क्या होता है, सर्वर कनेक्ट किया हमने, डेटाबेस बनाया, देन सेलेक्ट किया, और फिर हमने लिस्ट मतलब पूरा लिस्टिंग देख ली कि कौन कौन से डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है। अब हम देखते हैं हम लोग MySQL और PHP के CRUD ऑपरेशंस। ये तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, ये रिपीटेड है, ठीक है। थोड़े और जो है लिस्टिंग टेबल तक तो लिस्टिंग सेलेक्टिंग डेटाबेस तक हम लोग देख चुके हैं। हम अब आगे देखते हैं। सो लिस्टिंग टेबल नेम्स, इसके लिए हमारी क्वेरी क्या है, शो टेबल्स। तो हम क्या करेंगे, SQL शो टेबल्स, ठीक है, रिजल्ट कौन क्वेरी, फिर SQL इसमें पास कर दिया एको टेबल्स इन द डेटाबेस। तो ऐसे करके हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, कोर्सेस और मार्क्स। देन आ गया हमारा क्रिएटिंग अ टेबल। अब इसमें हमारा क्या है, हम ऐसे ही क्वेरी यूज़ करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, देन ID, फिर उसका हमने डाल दिया कि इंट उसका टाइप, एंड ऑटो इंक्रीमेंट की खुद ही बढ़ती रहे 1 2 3 4 अपने आप ना एक एक करके बढ़ती रहे हर उसके लिए। देन आ गया हमारा, इसको हमने प्राइमरी की भी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद नेम, उसका टाइप बता दिया वैरकैर, नॉट नल, नल नहीं होना चाहिए। ईमेल वैरकैर यूनिक होनी चाहिए।
कोर्स varchar, ठीक है, ऐसे करके हमने ये बता दिया। एंड क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट करेंट टाइम स्टैम्प। तो ये पूरी क्वेरी। अब हम क्या करेंगे, PHP एग्जाम्पल देखते हैं। सो SQL क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स एंड ID में हमने डाल दिया, ठीक है, नेम, ईमेल, कोर्स और ये सब, ये पूरी क्वेरी डाल दी, SQL में स्टोर कर दिया। अब इस क्वेरी को हम लोग रन करेंगे, तो अगर ये क्वेरी रन हो जाती है तो डाल दो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, नहीं तो एरर, ठीक है। अब हमारा क्या है, इंसर्टिंग डेटा। अब हमें एक पर्टिकुलर उसमें इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम कोर्स इस ऑर्डर में, ठीक है। तो हमने इसको SQL में स्टोर किया और इसमें देखो हमने वो प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ की ताकि हमारा SQL इंजेक्शन ना हो। तो हमने यहाँ पे कर दिया एंड बाइंड पैरामीटर वाला वही सेम वो, एंड इसकी मदद से हमने ये हम पहले भी देख चुके हैं ना, वही चीज़ है। अब रीडिंग डेटा, डेटा को रीड करना है तो हमने ये पढ़ा था कि ये वाला हम यूज़ करते हैं क्वेरी, है ना। देन आ जाता है अपडेटिंग डेटा। अपडेटिंग डेटा का भी हम देख चुके हैं, राइट। फिर डिलीटिंग डेटा, इसका भी हमने देख लिया था, तो आप एक बार खुद से पढ़ लेना। ऑल्टरिंग टेबल, अब हम उसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। सो कॉमन ऑल्टर ऑपरेशंस क्या होते हैं, कॉलम ऐड कर दो, मॉडिफाई कर दो, कॉलम ही ड्रॉप कर दो, या तो टेबल का नाम रीनेम कर दो, नेम बदल दो मतलब। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड कॉलम फ़ोन, अब हमने फ़ोन भी डाल दिया जिसका टाइप है varchar। अब क्या है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कॉलम नेम varchar, उसको varchar कर दो नेम को, ठीक है। और ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, इस टेबल को ऑल्टर करो, ड्रॉप कर दो कॉलम फ़ोन को, नहीं चाहिए हमें दोबारा, मतलब नहीं चाहिए हमें वो, तो पहले बनाया था फिर वो कर दिया। रीनेम टेबल टू स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट टेबल का नाम हमने बदल दिया, ठीक है। अब ये आप देख लेना, माइट भी आ जाए एग्जाम में। अब हम आगे चलते हैं। PHP एडमिन मैनेज SQL डेटाबेसेस इजीली। तो ये लिखा हुआ है कि ये मैनेज करता है इसके डेटाबेस को इजीली, तो समझते हैं कि पहले ये है क्या। सो PHP माई एडमिन इज़ अ फ्री ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन रिटन इन PHP, जो कि PHP में लिखा गया है, दैट इज़ यूज टू मैनेज MySQL और MariaDB थ्रू अ वेब ब्राउज़र। जो क्या करेगा, MySQL या MariaDB को, डेटाबेस को वेब ब्राउज़र के थ्रू मैनेज करेगा। और ये किस में लिखा गया है, PHP में, और कैसा है, फ्री है, ओपन सोर्स है और वेब एप्लीकेशन है ये एक, ठीक है। सो PHP एडमिन इज़ अ PHP बेस्ड GUI टूल, ग्राफिक यूजर इंटरफेस टूल। सो इट अलाउज यू टू परफॉर्म मोस्ट SQL ऑपरेशंस। क्या करता है कि काफ़ी सारे, मतलब मोस्टली जो हमारे SQL के ऑपरेशंस है वो हमें अलाउ करते हैं परफॉर्म करने के, बिना कोई SQL की क्वेरीज लिखे, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखे। और ये किस में रन होता है, हमारा वेब ब्राउज़र में रन होता है। इट इज़ वाइडली यूज इन XAMPP, WAMP एंड LAMP स्टैक्स। तो ये सारे ये जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं इनमें ये यूज़ हो रहा होता है। सो वेब ब्राउज़र एंड ये हमारा PHP एडमिन, और ये हमारा ये। तो अब क्या हुआ, इसने PHP एडमिन को रिक्वेस्ट भेजी एंड उसने फटाफट से ये हमारा ये करके डेटाबेस एक्सट्रैक्ट फेच करके जो भी उसका रिस्पॉन्स इसको दिखा दिया क्लाइंट को। यहाँ पे हम पहले PHP इंजन को भेज रहे थे, अब हमने क्या किया, PHP माई एडमिन आ गया बीच में एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन क्लाइंट एंड डेटाबेस। अब इससे हुआ क्या, हमें कोई कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरीज वगैरह नहीं लिखनी है ना। सो हाउ टू एक्सेस माई एडमिन, PHP माई एडमिन। XAMPP के लिए हमारी ये लिंक है एंड WAMP के लिए ये सेम ही है, मतलब तीनों ये पूरा मतलब बता रखा है कि कैसे हम लोग उसे लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, वेब बेस्ड MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट हमने देख लिया कि सारे ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डेटाबेस एग्जीक्यूट करता है SQL क्वेरीज को फटाफट, यूज़र एंड प्रिविलेज मैनेजमेंट, सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड थीम्स, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसको। सो इसके इंटरफेस का ही ओवरव्यू बता रखा है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने काम किया हो, मैंने XAMPP पे किया है। तो हम आगे देखते हैं, क्रिएटिंग अ डेटाबेस। तो अगर हमें इस पर डेटाबेस करना है तो हमें क्या करना है, क्लिक ऑन डेटाबेस, हम डेटाबेस पे जाएंगे, एंटर डेटाबेस का नेम, ठीक है, देन चूज़ कोलेशन, ये ऑप्शनल है हमारा, देन हम क्लिक क्रिएट कर देंगे। मतलब 3 ही स्टेप याद रखना है हमें कि डेटाबेस पे जाना है, डेटाबेस का नाम एंटर करना है, जैसे मैंने डाल दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, देन क्रिएट कर देना। मतलब कितना सिंपल है ना। और क्रिएटिंग अ टेबल, हमें कोई क्वेरी नहीं करनी, कुछ एरर नहीं आएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मैंने अपना स्टूडेंट वाला सेलेक्ट किया, गो टू SQL और स्ट्रक्चर क्रिएट टेबल, हम वहाँ से क्रिएट टेबल कर लेंगे और उसमें हम लोग कॉलम और अपने टाइप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम पर अकाउंट भी डाल सकते हैं कि कितना हमें चाहिए और ऐसे करके प्रॉपर क्लिक से, मतलब बहुत ही देख रहे हो ऑटोमेटेड हो गया। आप इसको एक बार खुद से पढ़ना, बहुत ईजी है। बस जैसे किसी ऐप में हम लोग ऑप्शन जाके सेलेक्ट करते हैं ना, चेंजेस करते हैं, जस्ट वही है ये, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हो। डेटाबेस बग्स इन PHP एंड MySQL। तो डेटाबेस बग्स हमारे क्या होते हैं, ये एरर्स होती हैं, एरर या फिर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है जो कि हो जाता है जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं क्वेरी या फिर कोई डेटा मैनिपुलेट कर रहे होते हैं MySQL में, ठीक है।
अब इसके सिम्टम्स टाइप बता रखे कि मतलब एरर मैसेज आ गया कि कुछ सिंटेक्स एरर आ गई, कनेक्शन एरर, कंस्ट्रेंट एरर, या फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया कि हम लोग डेटा एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे एंड कुछ और दिखा रहा है, मिसिंग डेटा है, डुप्लीकेट डेटा है, या स्लो परफॉर्मेंस है, और या फिर एप्लीकेशन ही क्रैश हो गया या स्टॉप करना, तो कुछ ना कुछ बग होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस बग एक बार देखते हैं। कनेक्शन बग्स हो सकते हैं, सिंटेक्स बग्स हो सकते हैं, डेटा इंटीग्रिटी बग्स, परफॉर्मेंस बग्स, या फिर सिक्योरिटी बग्स भी। सो इनको अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कनेक्शन बग, मतलब कि डिस्क्रिप्शन इसका क्या है, अनेबल टू कनेक्ट टू माई एसक्यूएल सर्वर। क्या वो ये कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, माइट बी पासवर्ड रॉन्ग हो सकता है हमारा, देखो रॉन्ग होस्ट, यूज़र नेम और पासवर्ड, या फिर जो एसक्यूएल सर्वर है वही नहीं रन कर रहा है, या फिर इनकरेक्ट पोर्ट हमने डाल दिया है। ठीक है, यानी कि उसको एक्सेस डिनाई कर दी गई है, जैसे कि एग्जांपल में बता रखा है। ठीक है, ऐसे एरर आ जाएगी हमारी। और इसका सॉल्यूशन फिक्स का क्या है, यही हमने जो कोड ऊपर पढ़े थे ना, देन आ जाता है हमारा सिंटेक्स एरर इन एसक्यूएल। सिंटेक्स एरर हो सकती है कि हमने कोई वर्ड मिस स्पेल कर दिया, या कोई कोट्स कोमा, या फिर मतलब सोचो मतलब वो सिंटेक्स की एरर है कि मतलब कॉमा कोट्स या कुछ मिस कर दिया, या फिर रॉन्ग क्वेरी स्ट्रक्चर है कि क्वेरी ही गलत लिखी है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे इसने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट्स, फॉर्म नहीं ये टाइपो है, फ्रॉम होता है। ठीक है, अब हमारा रॉन्ग डेटाबेस सेलेक्टेड कि डेटाबेस ही गलत किया है, डेटाबेस नॉट सेलेक्टेड, या फिर टाइपो इन डेटाबेस नेम, स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट कर लिया, हमें स्टूडेंट करना था। ठीक है, तो क्वेरी एग्जीक्यूटेड इन रॉन्ग डेटाबेस, या फिर उसका टेबल नॉट फाउंड। ठीक है, या फिर डुप्लीकेट एंट्री, और वो कि तुम मतलब पढ़ते ही समझ में आ रहा है, राइट। टेबल नेम इज़ रॉन्ग और टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, तो टाइपो इन टेबल नेम, टेबल या फिर क्रिएटेड ही नहीं है वो वाली जो तुम्हें एग्जिस्ट मतलब ट्राई कर रहे हो एक्सेस करने का। तो डुप्लीकेट एंट्री और यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेशन, कि जैसे हमने नेम में डाला था ना कि यूनिक नेम होना चाहिए, तो देखो डुप्लीकेट प्राइमरी की, मतलब हमने पता है प्राइमरी की एक ही होती है ना। और क्या एरर आ सकती है कि यूनिक, जो हमने यूनिक डाला था कि वो ईमेल यूनिक होनी चाहिए, नेम नहीं यार, ईमेल यूनिक होनी चाहिए, फ़ोन नंबर यूनिक होना चाहिए, उस कंस्ट्रेंट का वायलेशन हो गया। ठीक है, तो एरर ऐसे आ जाएगी हमारी। एंड इसका ये रहेगा चेक बिफोर इंसर्ट और हैंडल एरर, या फिर यूज़ करो इंसर्ट इनटू। ठीक है, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे वेज हैं, हम लोग जैसे हमने यूनिक कंस्ट्रेंट डाला था, और हम लोग इग्नोर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है सॉल्यूशन, अगर ये बोल रहा है कि अगर ऑन डुप्लीकेट की अपडेट नेम, तो वो अपडेट कर देना, अगर नेम डुप्लीकेट आ रहा है तो उसे अपडेट कर देना। देन आ जाता है हमारा डेटा इंटीग्रिटी वॉयलेशन, यानी कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स, कि इंसर्टिंग इनवैलिड फॉरेन की वैल्यू पेरेंट रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसमें इसका सॉल्यूशन बता रखा है कि पहले पेरेंट रिकॉर्ड इंसर्ट करो, या फिर इंश्योर करो कि फॉरेन की वैल्यूज एग्जिस्ट इन पेरेंट टेबल, जिसके हम वैल्यू डाल रहे हैं वो पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, अब उसके बाद मिसिंग हो सकता है डेटा। ठीक है, नल वैल्यू प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बाद बहुत सारे कनेक्शंस हैं, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसे रीड कर सकते हो। ठीक है, मतलब रिपीटेड टॉपिक नहीं है एज सच, मुश्किल से ऐसा क्वेश्चन आया होगा। सो बस इससे पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। स्टिल कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो कि देखो इनकरेक्ट डेटा टाइप या ट्रंकेशन, डेडलॉक, बहुत सारे कनेक्शंस हो गए, तो उनके सॉल्यूशन लिखे हुए हैं सिंपल से। ठीक है, सिक्योरिटी बग आ गया, इसका तो हमने देख लिया कि प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ करो, राइट। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। मैनेजिंग स्टेट इन वेब एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट, तो स्टेट इज इंफॉर्मेशन अबाउट अ यूजर और एप्लीकेशन दैट इज प्रिजर्व्ड अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट, मतलब ये हमारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, वो स्टेट हमने स्टोर कर ली। ठीक है, यूज़र या एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन है जो कि मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट के अराउंड हमने प्रिजर्व करके रखी है। सो एग्जांपल में क्या किया, जैसे कि यूज़र का लॉगिन स्टेटस हमने वो कर लिया, शॉपिंग कार्ट के उसके कंटेंट्स है ना कि आपने आप थोड़ा लॉग आउट मार दिया, लेकिन जब आपने री लॉगिन किया तो आपकी कार्ट में वही 4 आइटम थे जो पहले डाले थे, उसकी प्रेफरेंसेस सेटिंग्स हो गई, या फिर डेटा एंटर ना मल्टी स्टेप फॉर्म, या फिर कोई जैसे गूगल फॉर्म का ड्राफ्ट नहीं सेव हो जाता काइंड ऑफ वैसे। ठीक है, सो द प्रॉब्लम ऑफ स्टेट इन वेब एप्लीकेशन, सो प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, HTTP जो है ना हमारा वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, मतलब क्या करता है वो हर उसको ना हर जो हमारी रिक्वेस्ट है उसको इंडिपेंडेंटली वो करता है ट्रीट। ठीक है, तो अब होता क्या है, जो पुरानी रिक्वेस्ट है उसको उसको रिलेटेड मान ही नहीं रहा, डिपेंडेंट मान ही नहीं रहा है। सो द सर्वर डज नॉट रिमेंबर प्रीवियस रिक्वेस्ट, आफ्टर सेंडिंग अ रिस्पॉन्स कनेक्शन इज क्लोज, वो तो कनेक्शन भेज के ही क्लोज हो जाता है। ठीक है, ऑल इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट अंटिल वी स्टोर इट समवेयर, या तो हम इसे कहीं स्टोर कर ले वरना सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। तो स्टेटलेस नेचर ऑफ HTTP, अब हमारी रिक्वेस्ट 1 है। ठीक है, इसने क्या किया, रिस्पॉन्स 1 दे दिया इसको, अब नो मेमोरी ऑफ प्रीवियस रिक्वेस्ट, अब जो इसने दोबारा रिक्वेस्ट 2 की तो उसको रिस्पॉन्स 2 आएगा, मतलब फिर पुराने से हो सकता है रिलेटेड भी हो, लेकिन उसके लिए तो वो न्यू ही रिक्वेस्ट है। सब प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हाउ डज द सर्वर नो दैट द रिक्वेस्ट 2 इज कमिंग फ्रॉम द सेम यूजर हु सेंट रिक्वेस्ट 1, कि मुझे कैसे समझ में आएगा, HTTP बोल रहा है कि भाई मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये वही पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है जिसने पहले रिक्वेस्ट की थी।
ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। वाई डू वी नीड टू मैनेज इट, हमें इसकी ज़रूरत क्या है? यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए, ताकि हमें याद रहे कि हाँ ये हमारे लॉगिन यूज़र थे। आप सोचो आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, आप कहाँ पे अकाउंट बनाया, आपने एक बार अकाउंट बनाया, अब फिर जा रहे हो, फिर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब आप बोलोगे ना क्या बेवकूफ़ी है यार, ये हर बार मुझे साइन अप ही करना पड़ रहा है इंस्टेड ऑफ लॉगिन। और शॉपिंग कार्ट में कि कीप आइटम एडेड, ये वही यूज़र प्रेफरेंसेस, मल्टी स्टेप फॉर्म, एप्लीकेशन डेटा। ठीक है, तब क्या है टेक्निक्स टू मैनेज, अब हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, लेकिन इसका सॉल्यूशन। सो फर्स्ट थिंग इज़ हम लोग हिडन फील्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर हिडन फील्ड्स डाल दिए। ठीक है, हिडन फील्ड्स, फॉर्म, एंड यूज़र, और स्कोप इसका रहता है पेज तक, और अंटिल फॉर्म है सबमिट, जब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा तब तक हो। इसकी सिक्योरिटी कैसी है? लो है। ठीक है, देन आता है हमारा कुकीज़। कुकीज़ हम पढ़ चुके हैं, ये ब्राउज़र में रहते हैं, है ना, डोमेन में रहता है इसका हमारा जो स्कोप है। और इसकी लिमिटेशन एक ये भी है कि बहुत छोटा है, और ये एक्सपायरी तक ही रहता है जब तक वो, ये थोड़े मीडियम है। ठीक है, अब आगे सेशन भी हमने पढ़ा था अभी लास्ट यूनिट में, ये दोनों हमने पढ़ा था, है ना, सर्वर सेशन डेटा और यूज़र सेशन। अंटिल सेशन डिस्ट्रॉय और टाइम आउट, जब तक वो सेशन डिस्ट्रॉय टाइम आउट है तब तक। इसकी सिक्योरिटी फिर भी हाई है। अब यूआरएल रीराइटिंग, यूआरएल पेज अंटिल नेक्स्ट रिक्वेस्ट लो। अब देखो इसमें क्या है हमारा यूआरएल रीराइटिंग में हमने क्या है, हमने जैसे उसमें पास कर दिया ना कि मैंने यूज़र जिया पास कर दिया कि अच्छा दोबारा ये जिया, मतलब इसको पता चल जाएगा कि हमारे वेबसाइट को से दोबारा विजिट किया है। लेकिन इसकी सिक्योरिटी भी कैसी है? लो है, और इसका स्कोप बस पेज तक है। और दूसरी बात की बस नेक्स्ट रिक्वेस्ट तक ही रहेगा, कि मैं थर्ड रिक्वेस्ट भेजूँ तो वो मतलब आप सेकंड को वो कंसिडर करेगा, मतलब पुराना फिर से भूल गया वो। एक और वे हो सकता है हमारे यहाँ पे कि हम इसको एक्सप्लिसिटली डेटाबेस में स्टोर कर लें एंड बाद में जब भी ज़रूरत पड़े उसे रिट्रीव कर लें। तो हम डिटेल में देखते हैं स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स इन डिटेल। सो हिडन फील्ड, हिडन फील्ड में क्या होता है? डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म फील्ड्स एज हिडन इनपुट, द डेटा इज सेंट बैक टू द सर्वर व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड, जब फॉर्म सबमिट हो जाता है तब तक ये डेटा रहता है, एंड उसके बाद ये वापस हम लोग सर्वर को भेज देते हैं। तो ये एक फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, ये देखो टाइप हमने इसका हिडन कर दिया, मतलब ये यूज़र को बिल्कुल भी विजिबल नहीं, नाम है ना हिडन। लेकिन ये हमारे काम क्या, हमारे काम आ रहा है कि हम लोग इसके थ्रू क्या कर रहे हैं कि कुछ डेटा हम लोग कैरी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा नेम और वैल्यू आ गई उसकी। ठीक है, ऐसे करके प्रॉपर वो। अब इसका क्या है, एक तो सिंपल टू यूज़ है, वर्क विदाउट कुकीज़ और सेशंस, और कॉन्स इसके क्या रहेंगे कि डेटा इज़ विजिबल टू द यूज़र व्यू सोर्स। मतलब अगर मैं एक यूज़र हूँ और मैंने इंस्पेक्ट कर लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ ये लोग ऐसे कर रहे हैं, और ये सूटेबल नहीं है सेंसिटिव डेटा के लिए, क्योंकि सिक्योर नहीं है ना। अब हमारा क्या हो गया नेक्स्ट, कुकीज़। कुकीज़ क्या है? स्मॉल पीस ऑफ डेटा। कुकीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं क्या है, सेंट विद एवरी रिक्वेस्ट, हैव एक्सपायरी टाइम। ठीक है, एग्जांपल सेट और गेट, सेट कर दी कुकी, है ना, फिर उसका वो हमने इसका अच्छे से पढ़ा था ना, एक्सपायरी टाइम वगैरह भी इजी टू इम्प्लीमेंट। डेटा परसिस्ट अक्रॉस ब्राउजर एक्शन इफ एक्सपायरी सेट। ठीक है, तो ये तब तक रहता है जब तक कि हमारे ब्राउजर में सेशन है, और उसके बाद जब एक्सपायरी होती है तो ये खत्म हो जाता है। लेकिन इसकी लिमिटेड स्टोरेज जैसे 4 KB पर कुकी है, और लेस सिक्योर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आ गया सेशंस। तो डेटा स्टोर ओवर सर्वर, यहाँ पे सर्वर में होता है, ये क्लाइंट के ब्राउजर में होता है। यूनिक आईडी हम लोग बनाते हैं इसकी, एंड वो आईडी कहाँ पे? कुकी में स्टोर होती है, और मोर सिक्योर देन कुकीज़, कुकीज़ से ज़्यादा सिक्योर है। तो एग्जांपल में स्टार्ट, सेट और गेट, हमने देखा था ना सेशन को स्टार्ट करना। देन हमने इसका देखा था कि जैसे हमने इसमें स्टोर कर दिए वेरिएबल्स, और फिर गेट सेशन की यहाँ पे हमने सेट किए, यहाँ पे हमने इसे गेट कर लिया। ये सिक्योर है सर्वर पर, मतलब डेटा हमारा सर्वर पे रहता है, और कैन स्टोर लार्ज नंबर ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और कंज्यूम्स सर्वर रिसोर्सेज, सर्वर की भी तो रिसोर्स खा रहा है अब ये। ठीक है, सो नीड्स सेशन मैनेजमेंट, डिस्ट्रॉय और टाइम आउट। तो हमें यहाँ पे एक सेशन मैनेजमेंट की भी जरूरत है कि जब कब सेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है, कब टाइम आउट हो रहा है। अब हमारा ये क्या है, यूआरएल रीराइटिंग, कि स्टेट इन्फॉर्मेशन इज पास्ड इनटू यूआरएल। जैसे कि यहाँ पे देखो यूज़र आईडी हमने पास कर दी। यूज़फुल व्हेन कुकीज़ आर डिसेबल, अगर कोई वो मतलब यूज़फुल कब है, जब जैसे मेरे पास आया मैंने रिजेक्ट कर दी, कुकीज़ डिसेबल कर दी, तब ये काम का है। प्रोज क्या है कि बिना कुकीज़ ही काम करता है, और यूज़फुल फॉर ट्रैकिंग और एनालिटिक्स, और यूआरएल बिकम लॉन्ग, लेकिन हाँ यूआरएल लंबी हो जाती है और लेस सिक्योर हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट उस पर, पासिंग इन्फॉर्मेशन इन वेब एप्लीकेशंस। सो दो तरीके हमारे, एक तो पास इन्फॉर्मेशन वाया क्वेरी स्ट्रिंग्स, या फिर यूआरएल पाथ। अब ये पासिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। जब हम एक पेज से, हम वेब पेज है, हमारी पूरी वेबसाइट है, वो अलग अलग पेजेस का वो होती है ना, तो अब हमें क्या है कि एक पेज से दूसरे पेज तक डेटा भेजना है, तो हम उसे क्या करेंगे, पास, मतलब हम उसे इन्फॉर्मेशन को पास करेंगे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं पासिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मुझे लॉगिन का डेटा जो है वो डैशबोर्ड तक भेजना है, या फिर जो फॉर्म का डेटा है वो मुझे रिजल्ट तक भेजना है। ठीक है, तो अब हमारे इसके क्या है, दो मेन मेथड है। ये क्वेरी स्ट्रिंग, अब इसमें देखो क्या होता है हमारा, query string also called get parameters are appended to the URL after the question mark character as key value pair separated by and। तो क्या है, हाउ इट वर्क्स, देखो कि क्या होता है, जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा ना कि आपने किसी अपने दोस्त को यूआरएल वगैरह शेयर की, तो उसमें ये आपकी आईडी और नेम ऐसे आ जाता है, कभी नोटिस करना। ठीक है, तो ये ब्राउज़र एंड जब वेब सर्वर
सो ये हमारा किस में की वैल्यू पेयर में स्टोर हो जाता है कि हाँ आईडी ये नेम ये। तो एग्जांपल दे रखा हमारा एक, हाँ ये की वैल्यू इजी हमने ये सर्वर को भेजी और पीएचपी इसको रीड करते किससे, क्वेरी स्ट्रिंग से। अब देखो लिंक सेंडर उसका है, ये सेंडर की लिंक है उसने भेजी, ठीक है। अब हुआ क्या, यूआरएल ब्राउज़र ऐसी हमें दिख रही है और रिसीवर क्या है उसको पीएचपी में मिली है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक आईडी नाम का वेरिएबल है, नेम नाम का, कोर्स नाम का, ठीक है। अब उसमें हमने एक गेट मेथड लगा दिया, सो आई मीन मेथड नहीं, गेट ये लगा दिया, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर पाए, ये सब चीज़ें रिसीव कर पाए। देन हमने इन्हें प्रिंट करा लिया, तो नेम प्रिंट हो जाएगा, आईडी प्रिंट हो जाएगी, नेम एंड देन कोर्स। सो प्रोज क्या है इसके, ईजी टू इम्प्लीमेंट है, सिंपल डेटा के लिए वर्क करता है, कैन बी बुक मार्क एंड यूजफुल फॉर सर्च फिल्टर एंड सॉर्टिंग पेजिनेशन। जो सेम चीज़ हमने पढ़ी थी यार, गेट और उसके लिए पोस्ट के लिए एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है। डेटा यूआरएल में विजिबल होता है, इसकी कैरेक्टर लिंक इतनी होती है ना, वो सब कॉमन यूज़ केस, ये सेम एग्जैक्टली पढ़ा था हमने, याद हो तो अगर। सो मल्टीपल पैरामीटर्स, हमने क्या किया, कैटेगरी डाल दी बुक्स, सॉर्ट प्राइस, ठीक है, और ये हमने ऐसे करके देख लिया, ठीक है। चेक इफ पैरामीटर एग्जिस्ट, तो हम इस सेट, अगर आईडी सेट है तो क्या करो, इस वेरिएबल में आईडी डाल दो और फिर आईडी प्रिंट कर दो, नहीं तो नो आईडी प्रोवाइडेड डाल दो, ठीक है। नॉर्मल सा वो है फंक्शन इसका। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पर पासिंग इन्फॉर्मेशन वाया यूआरएल पाथ, यहाँ पर भी वही हम लोग क्वेश्चन मार्क के बाद डाल रहे हैं, और वी इंक्लूड इन्फॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ यूआरएल पाथ, हमने वही किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे है, सेपरेटेड बाय दिस है, यहाँ पे कैसा था हमारा, देखो ऐसे एंड नेम ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, कोई की वैल्यू पेयर नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही सर्वर के पास जाती है। देन हमारा क्या होता है एग्जाम्पल में कि सेंडर ने ये लिंक भेजी, ठीक है, ब्राउजर में ये ऐसी दिख रही है, एंड देन रिसीवर के पास पीएचपी आई, तो पीएचपी, सो हमारी यूआरएल थी, राइट। अब हमारा क्या है कि एक सेकेंड, हाँ हमने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, पाथ, और उसमें हमने क्या किया, इस यूआरएल को पास कर दिया, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, इसे ट्रिम कर दिया, मतलब स्पेसेस वगैरह हटा दी। तो हमें ये कैसे दिखेगी, ऐसे, मतलब हमने वो फालतू चीज़ें हटा के सिर्फ काम की चीज़ रख ली। देन हमने एक पार्ट्स बनाया, उसमें एक्सप्लोर याद है ना, कि जो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हो एक्सप्लोर कर दो, तो व्यू 101 अंजलि बीटा कैसे कर दिया। अब इसमें आईडी नेम और कोर्स, इसमें हमने 1 2 3 करके वो करवा दिया, पार्ट्स वाली एरे में स्टोर करा दिया, ठीक है। सॉरी स्टोर कह रही हूँ, इसको इस वेरिएबल में स्टोर करा दिया, पार्ट 1 पार्ट्स का थर्ड पार्ट, ठीक है। और हमने फिर क्या किया, इनको प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो अभी क्या रहता है, क्लीन रहता है, रीडेबल रहता है ना। तो अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। सबसे पहले तो कि क्लीन और रीडेबल है ना, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली यूआरएल रहता है इसका, क्योंकि मतलब हमने इसमें की वैल्यू पेयर वगैरह फालतू चीज़ें नहीं डाली, तो सिर्फ काम की चीज़ है, ठीक है। बाकी हायरार्किकल है, कि हमने जैसे देखा था ना, कैटेगरी, देन उसका वो नंबर, प्रोडक्ट, तो मतलब समझो पूरे टेबल में कि हाँ एक कैटेगरी है, उसमें वो प्रोडक्ट है, उसमें से करके वो सर्च कर रहा है प्रॉपर, सो कैन रिप्रेजेंट हायरार्किकल डेटा, ठीक है। और नो लेंथ लिमिट, कोई लेंथ की लिमिट नहीं है यहाँ पे, क्वेरी वाली में थी ना लिमिट। बेटर फॉर रेस्टफुल स्टाइल एप्लीकेशंस, मतलब जो हमारी मॉडर्न एपीआईज यूज़ होती हैं वो भी इसी स्टाइल में यूज़ होती हैं, तो उसके लिए भी फ्रेंडली टाइप है। आप इसके कॉन्स भी देखते हैं, रिक्वायर्स यूआरएल रीराइटिंग, मतलब कि ये डायरेक्ट पीएचपी में काम नहीं करता, तो हमें इसे रीराइट कराना पड़ता है। अभी हमने देखा ना ऊपर भी पार्स करा है, सो स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंट करना, एंड डेटा स्टिल विजिबल इन यूआरएल, तो डेटा तो यूआरएल में फिर भी दिख रहा है ना, तो फिर भी सिक्योर तो ये भी नहीं है। तो अब कॉमन यूज़ केसेस, फ्रेंडली यूआरएल्स, ब्लॉग पोस्ट, ये सब इसके बता रखे, ठीक है। मोर एग्जांपल्स में ये वही प्रोडक्ट की डिटेल्स, ब्लॉग का पोस्ट, ठीक है। एनेबलिंग क्लियरिंग यूआरएल्स, ये सब बता रखे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कुकीज़, सीरियलाइजेशन और ये सेशन स्टेट। तो देखो कुकीज़ हम पढ़ चुके हैं यार, कि क्या होता है ऑलरेडी, मतलब मेरा मन भी नहीं कर रहा है इसको पढ़ाने का, इतनी बार तो बता चुके कुकीज़ क्या होता है, ठीक है। इसमें हम लोग ये सब पास करते हैं, कुकीज़ कैसे सेट करती है भी हमने देख लिया है ना, रीड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं ऑलरेडी देख लिया है, ये पूरा इसका एग्जांपल है, ठीक है। एंड देन इसके प्रोज बता रहे हैं, ईजी टू, लिमिटेड साइज, वही सब। सीरियलाइजेशन देख लेता है, एंड सेशन का मैं बता देती हूँ, सेशन भी हमने पढ़ लिया है, याद है ना, सेशन पूरा प्रॉपर की कैसे स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल सब कुछ हमने देख लिया है। अब हम आ जाते हैं हमारे सीरियलाइजेशन पे। तो सीरियलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग अ पीएचपी वैल्यू, एरे, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा टू इनटू अ स्टोरेबल फॉर्मेट स्ट्रिंग। सीरियलाइजेशन बेसिकली कैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग पीएचपी की वैल्यू, जैसे कि कुछ एरे हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, उसको हम एक स्टोरेबल फॉर्मेट में, मतलब कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। सो इट इज़ यूजफुल फॉर स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स डेटा
इन कुकीज़ सेशन और डेटाबेसेस। इसकी मदद से मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज़ करके कुकीज़ में, सेशंस में या डेटाबेस में हम लोग स्टोर करा सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों है हमें? ताकि हम लोग कुकीज़ में डेटा स्टोर करा सकें, मतलब उसमें से स्ट्रिंग स्टोर हो, और टू स्टोर एरे ऑब्जेक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू स्ट्रिंग, कि मतलब हमें जैसा भी स्टोर करना है हम उसे स्टोर करा के देन उसे बाद में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा लें, ठीक है। और उसके बाद सीरियलाइज कन्वर्ट अ वैल्यू टू अ स्ट्रिंग, सीरियलाइज क्या करता है, वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ये वो चीज़। और अनसीरियलाइज क्या करता है, उसको दोबारा भी कर देता है, मतलब दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि हमें क्या कराना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रखा है PHP, ठीक है। देन डी डेटा इज इक्वल्स टू, हमें एक डेटा दे रखा है, अब हमने क्या किया, इसको सीरियलाइज कर दिया। तो सीरियलाइज्ड एक हमने वो बना ली, ठीक है। उसमें हमने क्या कर दिया, सीरियलाइज मेथड बुलाया एंड उसमें हमने डेटा जो था वो डाल दिया हमने, और फिर एको सीरियलाइज से उसे प्रिंट कराया, तो हमारा ये प्रिंट हो गया। और अनसीरियलाइज कराना हो तो जो हमने ओरिजिनल करके बना लिया, अनसीरियलाइज कर दिया, सीरियलाइज को इसी को अनसीरियलाइज कर दिया, तो हमारी दोबारा एरे जैसा प्रिंट हो गया, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। कॉमन फंक्शन क्या है, एक तो सीरियलाइज कर दो, उसमें वैल्यू डाल दो तो उसको वो स्टोरेबल स्ट्रिंग में बनाता है, अनसीरियलाइज में स्ट्रिंग की वैल्यू डाल दो, उसको दोबारा से वो बना देता है। और इज एरे इज ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप चेक करने के लिए कि हम उसे अनसीरियलाइज करें उससे पहले हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो स्ट्रिंग में है या ऑब्जेक्ट में, सॉरी आफ्टर चेक कर सकते हैं कि मतलब एरे में कन्वर्ट हुए ऑब्जेक्ट में। यूज़ केस क्या है कि स्टोर करता है एरेज और ऑब्जेक्ट को कुकीज़ में, कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करता है, स्टोर ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस एंड कैशिंग के भी काम आता है। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी खत्म होता है। कुछ भी डाउट हो, कोई आपको लगे कि कुछ रह गया है, नहीं मैंने बताया या कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।